नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग एक नई टॉपिक देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण। शिक्षण में क्या देखा हम लोगों ने? शिक्षण के अर्थ को देखा, शिक्षण के उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण का सिद्धांत, इसके बाद शिक्षण के सूत्र। फिर अगली टॉपिक हमारी क्या रहेगी साथियों? आज हम लोग देखेंगे, जो हम अगली टॉपिक हमारी दी हम उसको देखेंगे और एक एक करके जो प्रविधि, शिक्षण की विधियां हमारी है उसको देखेंगे। इसके बाद शिक्षण के नवीन उपागम दिए गए हमारे सिलेबस में। तो सिलेबस में यूपी टेट के अकॉर्डिंग जितने भी चीजें पूछी जाती हैं हम एक एक करके उसको देखेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे शिक्षण की प्रविधियां क्या होती हैं, उससे भी क्या होते हैं आपके प्रश्न बनते हैं। जितनी भी प्रविधियां होती हैं उससे भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लियर करेंगे प्रविधि कितनी होती है, क्या क्या होती है, उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, विशेषताओं को देखेंगे, एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रविधि क्या होती है। पहले हम शिक्षण प्रविधियां के बारे में जानकारी करेंगे। शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं उसको देखते हैं। तो देखेंगे शिक्षण प्रविधियां, प्रविधि या विधि किस लिए बनाई जाती है। तो ये क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए उसमें जो चीज कमियां होती हैं उसके लिए क्या करते हैं? शिक्षण प्रविधि, शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं। देखते हैं, लिखा गया है शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण विधि वास्तव में क्या होती है? अगर हम कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसकी क्या होती है? एक शुरुआत होती है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। मतलब कोई भी शिक्षण कार्य किस प्रकार से करना है या हो रहा है, इसका उत्तर हमको किससे मिलेगा? तो शिक्षण विधि से ही प्राप्त होता है। आगे लिखा गया है पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छी तरीकों से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। कोई भी पाठ्य विषय वस्तु जो होती है वो कितनी अच्छी से समझाई जा सकती है, या किसी बच्चे को, किसी छात्र को कितनी अच्छी समझ आई है, इसका निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हमारी जो शिक्षण विधियां हैं उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, जो डिफिनेशन दी हुई है। तो देखेंगे शिक्षण विधि की परिभाषा कौन कौन सी परिभाषा दी गई है, एक एक करके सारी परिभाषाओं को देखेंगे। पहली परिभाषा है चिंग के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है? शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा, शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे कैसे करें। कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षण विधि में अगर हम कोई भी कार्य शिक्षक अगर कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य विषय वस्तु में, तो क्या करता है? उसको पहले क्या करता है? देखता है किस प्रकार से हमें बच्चों को बताना है, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके हमको उसको सिखाना है। दूसरी परिभाषा है एमपी मॉफेट की। एमपी मॉफेट ने कहा है शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण प्रविधि का प्रयोग शिक्षण द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। चलिए अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे, हम लोगों ने परिभाषाओं को देख लिया, हम लोगों ने क्या किया? जो परिभाषाएं दी हुई थी एक एक करके देख लिया। अब हम लोग देखेंगे विधियां। हम लोगों ने जो परिभाषा है उसको देख लिया, अब हम लोग शुरुआत करेंगे विधियां कौन कौन सी होती है, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, उनका लाभ महत्व देखेंगे। ठीक है, पहली विधि देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है इसको चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। दिया गया है जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। मतलब जिज्ञासा क्या होती है? मानव स्वभाव की पहचान होती है। सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए और आविष्कारों से ज्ञान जगत को क्या होता है? समृद्ध किया। आगे दिया है जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का एक मूल रूप होती है। शिक्षण कार्य की शुरुआत, शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजना को नियोजित स्वरूप दे सकता है। ठीक है, आगे दिया है वास्तव में इस प्रविधि का जन्मदाता किसको मानते हैं? तो सुकरात को। अगर बात करें प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता के रूप में किसको माना जाता है? तो सुकरात को माना जाता है। आगे दिया है पार्कर ने क्या कहा? प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर, प्रश्न आदत कौशल से क्या होता है? आदत कौशल से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। किसने कहा है? पार्कर ने कहा है प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या होता है? आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की एक कुंजी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दूसरी विधि देखेंगे विवरण विधि। दूसरी विधि क्या होती है? विवरण विधि। दूसरी विधि क्या होती है? विवरण विधि क्या होती है? इसमें देखते हैं शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में क्या होता है? कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं।
विवरण विधि को और किस विधि के नाम से जानते हैं, तो कथन विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे दिया है, इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर की स्थिति की ओर उत्पन्न होती है, अर्थात क्या ज्ञात से अज्ञात जो होता है ये चीजें इसमें दिखाई देती है। कौन सी विधि होती है, हमारी विवरण विधि होती है। इसको कथन विधि के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप समझते हैं, विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, जैसे कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित है, किससे बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है। यह क्या होती है, विवरण है। विवरण क्या होता है, विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन की प्रक्रिया से। किसने कहा, तो डॉक्टर रविशंकर मेनन ने कहा है। विवरण का मतलब ही क्या होता है, वर्णन करना। किसी भी पाठ विषय वस्तु किसी भी चीज के बारे में क्या करना, उसका गहन अध्ययन करना, वर्णन करना, यही हमारी क्या कहलाती है, वर्णन विधि कहलाती, विवरण विधि, सॉरी विवरण विधि कहलाती है। आगे बढ़ते अगली विधि देखेंगे। तीसरी विधि हमारी है वर्णन विधि। तीसरी विधि हमारी कौन सी विधि है, तो वर्णन विधि। वर्णन विधि को हम लोग समझते हैं, दिया है, शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जा सकता है। तो वर्णन विधि में क्या होता है, शिक्षण की इस पद्धति में क्या होता है, इस प्रविधि में विषय वस्तु का क्या होता है, विस्तार से कथन किया जा सकता है, ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से क्या हो, समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज्यादा सक्रिय रहते, किसमें, वर्णन विधि में। किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण क्या होता है, उनमें प्रभावी हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि वर्णन विधि में किसी भी विषय वस्तु को क्या करते हैं, हम उसका वर्णन किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा तो कौन रहता है, अगर वर्णन कोई करता है तो सबसे ज्यादा जो शिक्षक होते हैं वो सक्रिय होते हैं। लेकिन यदि रुचिपूर्ण ढंग से, अगर बच्चों को रुचिपूर्ण ढंग से उसमें बताया जाए, उनको समझाया जाए, तो क्या होंगे, बच्चे भी क्या होंगे, सक्रियता से उसमें भाग लेंगे। और क्या होगा, जो संप्रेषण होगा शिक्षक और छात्र का, वो क्या होगा, प्रभावी होगा। आगे दिया है, वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके। वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के 3 तरीके होते, कौन कौन से, पहले देखेंगे। पहले होता है चित्र या मॉडल द्वारा, चित्र या मॉडल द्वारा। दूसरा होता है भ्रमण द्वारा। तीसरा होता है करके या प्रयोग द्वारा। वर्णन किसी चीज का क्या कर सकते हैं, बच्चों को चित्र या मॉडल का प्रयोग करके उनका वर्णन कर सकते हैं। बच्चों को एक ऐतिहासिक जगह कहीं भी ले जाकर उनका भ्रमण करा के वर्णन कर सकते हैं, या कोई भी कार्य एक्सपेरिमेंट करा के, प्रयोग करा के, या उनको स्वयं से करके। अगर स्वयं से करेंगे तो इससे भी क्या होते हैं, उनका वर्णन उस चीज के विषय में हम कर सकते हैं। ये हमारी वर्णन विधि कहती है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे चौथा हमारा क्या, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या कहती है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। ये क्या होती है, किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु का क्या होता है, गहन अध्ययन। गहन अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। व्याख्या विधि क्या होती है, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसमें क्या होता है, जटिल विषय जो होते हैं उनको समझाने के लिए व्याख्या का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे दिया है, समाज को ले लें, इसे समझना हो तो कैसे समझते हैं। समाज क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस। सम का अर्थ क्या होता है, समीप या पास, और अस का अर्थ क्या होता है, बैठना। जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए या 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। अर्थात क्या होता है, किसी भी टॉपिक को क्या करना है, क्लियर करना है, तो उसे व्याख्या विधि से क्या करते हैं, उसको बच्चों को समझा सकते हैं। और ये उच्चतर कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली विधि हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं, व्याख्या विधि से कुछ लाभ मिलते हैं। व्याख्या विधि से क्या होते हैं, व्याख्यान विधि से क्या लाभ होते हैं, उसको देखते हैं। पहला दिया है, जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान होता है इससे। दूसरा है, विषय का सरलीकरण होता है। व्याख्या विधि के द्वारा क्या होता है, विषय का सरलीकरण किया जा सकता है, उसके बारे में तोड़ मरोड़ कर उसको बच्चों को सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके क्या होता है, स्वाध्याय की भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान होता है। मतलब बच्चा अगर स्वयं से कोई चीज पढ़ेगा, उसको समझेगा, उस पर व्याख्या तर्क वितर्क करेगा, तो क्या होगा, अत्यधिक अच्छा साबित होगा। आगे दिया, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान होता है व्याख्यान विधि से। व्याख्यान विधि से क्या होता है, अगर हम डिटेल्स में किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का क्या होगा, ज्ञान होगा। चलिए हम लोग अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है स्पष्टीकरण विधि। अगली विधि हमारी कौन सी है, स्पष्टीकरण विधि क्या कहती है, इसको चलिए समझते हैं। तो दिया है, किसी विषय वस्तु घटना को अच्छी तरह समझाना। किसी विषय वस्तु घटना को अच्छी तरह समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। किसी विषय वस्तु या घटना को अच्छी तरह से समझाना हमारा स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि को उद्घाटन विधि के नाम से भी जाना जाता है।
यह विधि ज्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। कौन सी? आपकी स्पष्टीकरण विधि। आगे दिया है, शिक्षक को चाहिए कि पाठ्य वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर ले। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्य वस्तु के प्रमुख कक्षों जो हमारे होते हैं उसका चयन कर ले, उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें, प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें। इसके लिए क्या होता है साथियों? चित्रों, मॉडलों, श्यामपट्ट लेखन को माध्यम से क्या होता है? बनाया जाना चाहिए। ठीक है, स्पष्टीकरण विधि हमारी यही कहती है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। स्पष्टीकरण विधि से कुछ लाभ होते हैं। स्पष्टीकरण विधि से कुछ लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? दिया है, प्रत्येक पहलू का ज्ञान होता है। इससे क्या होता है? प्रत्येक पहलू जो होते हैं उसका क्या होता है? ज्ञान होता है। इसके बाद क्रमबद्धता व तार्किकता होती है। स्पष्टीकरण स्पष्ट करने से क्या होती है? क्रमबद्धता होती है, और बच्चे क्या होते हैं? तार्किकता मतलब तर्क वितर्क करके सीखते हैं। फिर ज्ञान की समग्रता, अर्थात ज्ञान क्या होता है? संपूर्ण रूप से स्थायी होता है। फिर प्रत्येक बिंदु का मतलब जो चीजें दी रहती है अगर स्पष्ट करके स्पष्ट स्वरूप अगर सीखेंगे तो क्या होगा? जो बिंदु होगा ज्ञान का, प्रत्येक चीज, प्रत्येक पहलू को, प्रत्येक टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए अगली विधि देखते हैं क्या दी गई हमारी। दिए जाते हो कहानी कथन विधि। कहानी कथन प्रविधि या विधि ये क्या होती है इसको देखते हैं। यह प्रविधि भाषा शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर बड़ी उपयोगी है। यह प्रविधि क्या होती है साथियों? भाषा शिक्षण की जो हमारी प्राथमिक स्तर के लिए मानी जाती है, ये क्या होती है? अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटे बालकों को कहानी सुनने का बड़ा शौक होता है। वे छोटी अवस्था से ही अपने माता पिता, दादा दादी आदि से कहानी सुनते आए हैं। अतः कहानी के माध्यम से उन्हें कोई भी ज्ञान बड़ी सरलता से क्या हो सकता है? दिया जा सकता है। और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है आपकी कौन सी? कहानी कथन विधि। आगे दिया है, भाषा की विषय वस्तु का ज्ञान भी उन्हें कहानियों के माध्यम से दिया जा सकता है। बच्चों में भाषा विषय वस्तु का जो ज्ञान दिया जाता है वो क्या होता है? कहानियों के माध्यम से दिया जा सकता है। फिर दिया है, अध्यापक को कहानी कहने एवं बनाने की कला में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। अध्यापक को क्या होना चाहिए? बच्चों को कहानी कहने या फिर उनको अभिनय के माध्यम से कहानी की कला में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। आगे देखते हैं अगली विधि हमारी निरीक्षण या अवलोकन विधि। निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि या विधि, इसको देखते हैं। यह क्या कहती है हमारी? निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि क्या कहती है? यह प्रविधि शिक्षण में महत्वपूर्ण है। यह प्रविधि क्या होती है साथियों? शिक्षण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिया है क्योंकि इसमें बालक किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति को देख कर ही उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। अवलोकन मतलब क्या होता है? कोई भी चीजें देखकर, निरीक्षण मतलब होता है उसको देखकर, उसको समझकर, जो भी चीजें होती है उसको देखकर ज्ञान को प्राप्त करता है। यह प्रविधि देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रविधि क्या है? देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। इसके आधार पर किसी स्थान, वस्तु के बारे में ज्ञान कराकर उस पर छात्रों से निबंध लिखवाया जा सकता है। किस विधि के माध्यम से? निरीक्षण या अवलोकन विधि के माध्यम से। जैसे उदाहरण स्वरूप समझते हैं, छात्रों को ताजमहल दिखाकर उनसे उनके बारे में निबंध लिखना। आगे दिया, निरीक्षण प्रविधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक बालकों को जिस स्थान पर ले जाए उसे वह पूर्व में ही देख ले तथा उसके बारे में योजना बना ले। यह कौन सी विधि हमारी कहती है? निरीक्षण या अवलोकन विधि। आगे देखते हैं अगली विधि हमारी उदाहरण विधि। अगली विधि हमारी कौन सी है? उदाहरण विधि। यह क्या कहती है? किसी कठिन और गूढ़ तथ्य, घटना, वस्तु को सामग्री, प्रसंगों, अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीय भावना को विकसित किया जा सकता है। किसी भी जो महान लोग हैं उनकी क्या होती है? उदाहरण देकर, उदाहरण के माध्यम से अगर बच्चों को कोई विषय वस्तु सिखाई जाएगी तो क्या करेंगे? वो आसानी से क्या होगा? उसके बारे में वो सीखेंगे। जैसे इसमें सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस के बारे में बताकर, उनके बलिदान के बारे में बताकर क्या होती है? बच्चों के अंदर राष्ट्रीय भावना को विकसित किया गया है। देखते हैं यस के कोचर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं और उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर क्या करते हैं? उन्हें आसान बनाते हैं। ये सीखने वालों की भावनाओं, कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे क्या होता है? उनके विचार स्पष्ट होते हैं और सही ज्ञान को क्या कर सकते हैं? वह ग्रहण और क्या करते हैं? योग्य बनाते हैं। ये कौन सी विधि हमारी होती है? उदाहरण विधि होती है। आगे समझते हैं अगली विधि हमारी खेल या गतिविधि प्रविधि। खेल या गतिविधि प्रविधि क्या कहती है? इसको चलिए समझते हैं। दिया है खेल प्रविधि के जन्मदाता
यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री किसको मानते हैं? कार्लवेल कुक को माना जाता है। खेल को जो अगर बात करें कि इस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अगर जन्म आता तो कार्लवेल कुक को क्या होता है? खेल का जनक माना जाता है। ये क्या कहते हैं? सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने खेल को एक सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति कहा है और लिखा है कि खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है। क्या कहा इन्होंने? खेल एक आनंददायक एवं स्वाभाविक जन्मजात शक्ति है। ये किसने कहा है? तो मैकडूगल ने कहा है। आगे समझते हैं, आगे देखिए खेल के बारे में। अतः पाठशालाओं में खेल का बड़ा महत्व है। अतः हमारे पाठशालाओं में खेल का बड़ा महत्व है। खेल से शारीरिक एवं सामाजिक भावना का विकास और नेतृत्व शक्ति का विकास होता है। बच्चे में क्या होता है? खेल के माध्यम से शारीरिक और सामाजिक ये सब चीजों का क्या होता है? मानसिक विकास भी होता है। आगे दिया है, साथ ही छात्र अनुशासन प्रिय भी होता है। खेल के माध्यम से अगर बच्चा क्या करेगा, उनको बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा तो क्या अनुशासन प्रिय भी होता है तथा मानसिक तनाव से क्या होता है? मुक्त भी होता है। खेल या खेल संबंधित क्रियाओं को शिक्षात्मक पहलुओं एवं क्रियाओं द्वारा सीखने के सिद्धांत से जो कुछ भी छात्र सीखता है वह ज्ञान अधिक सुदृढ़ होता है तथा छात्र उसे शीघ्रता से नहीं भूलता है। अर्थात बच्चों को क्या करें साथियों? खेल के माध्यम से अगर उनको कोई भी चीज बताया जाए, सिखाया जाए तो क्या होगा? वो उस चीज पर क्या होगी? उनकी पकड़ मजबूत होगी और वह ज्ञान क्या होगा? अत्यधिक अधिक सुदृढ़ होगा, अस्थायी होगा और बच्चा उस चीज को जल्दी नहीं भूल सकता है। चलिए अगली विधि देखते हैं, समूह परिचर्चा विधि। अगली विधि हमारी कौन सी है? समूह परिचर्चा विधि। प्रविधि हमारी क्या कहती है? सरल शब्दों में सामूहिक परिचर्चा का अर्थ है, सरल शब्दों में सामूहिक परिचर्चा का अर्थ है सबके अंतर्गत की जाने वाली पारंपरिक परिचर्चा, वाद विवाद, गोष्ठी या विचारों के आदान प्रदान के रूप में सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयोग की जानी ऐसी प्रविधि है जिसमें सामूहिक परिचर्चा अर्थात विद्यार्थी तथा शिक्षकों के मध्य या विद्यार्थियों में होने वाले पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाने का क्या होता है? प्रयत्न किया जा सकता है। किस विधि द्वारा? समूह परिचर्चा विधि द्वारा। समूह परिचर्चा विधि द्वारा छात्र क्या करते हैं? अपने सहपाठियों के माध्यम से, साथियों के माध्यम से समूह में रहकर किसी भी टॉपिक को क्लियर करते हैं और विषय वस्तु को आसानी से क्या करते हैं? सीखते हैं, समझते हैं। आगे समझते हैं, आगे दिया अगली विधि हमारी है प्रयोगात्मक कार्य विधि। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि क्या कहती है? प्रयोग विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। दिया है, छात्रों का आवश्यक निर्देश देकर उपकरण दिए जाते हैं जिनकी सहायता से वो स्वयं क्या कर सकते हैं? उस पर निरीक्षण करते हैं। आगे दिया परीक्षण करते हैं। फिर दिया है गणनाओं को लिखकर स्वयं परिणाम निकालते हैं अथवा उपकरण तथा जीव जंतु का चित्र खींचते हैं। यदि किसी छात्र को कोई शंका अथवा कठिनाई होती है तो शिक्षक उनका समाधान करते हैं और उन आवश्यक मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है? जो छात्र होता है स्वयं से क्रियाएं करता है, स्वयं से कार्यों को कर कर सीखता है। ठीक है, इसमें जो चीज होती है उसमें क्या निरीक्षण परीक्षण उनका पूरा चीज करता है। इसके बाद जो छात्र होता है एक एक चीज करके समझता है, स्वयं से कार्यों को करता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षक क्या करता है? उनको उस चीज के बारे में बताता है और क्या होता है? इससे उन चीजों के बारे में उनकी टॉपिकें जो होती है क्लियर हो जाती है। आगे समझते हैं, दिया है इस प्रविधि में छात्र अधिकतम सक्रिय रहता है। तो छात्र होता है अधिकतम सक्रिय रहता है, शिक्षक का निरीक्षण करते रहते हैं। माध्यमिक शालाओं में सप्ताह में 2-3 दिन प्रायोगिक कार्यों के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, जिनमें 2 लगातार खंडों की व्यवस्था की जाती है। संपूर्ण सत्र भर के पाठ्यक्रम को सुविधानुसार क्या होता है? बांट लिया जाता है। ये कौन सी प्रयोगात्मक विधि हमारी कहती है। अगली विधि देखते हैं। अगली विधि हमारी साथियों वाद विवाद विधि। वाद विवाद प्रविधि क्या कहती है? विवाद प्रविधि को वाद विवाद प्रविधि को विचार विनिमय प्रविधि के नाम से भी जानता है। याद अच्छे से याद कर लिएगा साथियों कि वाद विवाद प्रविधि को विचार विनिमय प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। आजकल छात्र को एकमात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है। आजकल छात्र को एकमात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जा सकता है, वरन उससे आशा की जाती सकती है कि वह स्वयं भी ज्ञान आदान प्रदान की प्रक्रिया में क्या करे? एक सहयोग दे। आगे कहता क्या देखते हैं, उसको कहते हैं यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि छात्र जिस ज्ञान को स्वयं सक्रिय होकर प्राप्त करता है
वह उसके मस्तिष्क में क्या होती है साथियों, अस्थायी होती है। अगर छात्र क्या होता है कि जिस ज्ञान को स्वयं सक्रिय होकर सीखेगा वह ज्ञान क्या होगा, उसके मस्तिष्क अस्थायी होता है। छात्र को ज्ञान प्राप्त करने में सक्रिय करने के लिए ही वाद विवाद प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। किसी टॉपिक पर क्या होती है, छात्र आपस में बैठकर वाद विवाद पर चर्चा करते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है उस टॉपिक को वो क्लियर करते हैं। आगे समझते हैं, दिया है वाद विवाद प्रविधि शिक्षण की वह प्रविधि है जिसमें अध्यापक और छात्र परस्पर मिलजुल कर किसी प्रकरण अथवा समस्या के संबंध में स्वतंत्र वातावरण में विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यह कौन सी विधि हमारी कहती है, वाद विवाद विधि हमारी जो प्रविधि होती है ये कहती है। तो साथियों आज हम लोगों ने शिक्षण की प्रविधियां से जितने भी लगभग आपके यूपी टेट सुपर टेट जो भी प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने क्या क्या एक एक करके सारी प्रविधियों को क्लियर कर लिया, क्योंकि इससे भी क्या होता है आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में ये प्रविधि दी हुई है। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपसे बस इतना करना, आप हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।